जब मैं छोटा था तब हमारे घर में शाम का सबसे बड़ा युद्ध रिमोट को लेकर हुआ करता था। मैंने किशोरावस्था में कदम रखा ही था और मैं क्रिकेट देखना चाहता। माँ बाबा को फिल्मों का शौक होता था और दादाजी उन्हें न्यूज़ देखनी होती थी। इंटरनेट के दौर में आज जब सबके पास अपने अपने छोटे स्क्रीन मौजूद हैं तो यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन उन दिनों विशेषकर पहाड़ में जहां विकास ने दस्तक नहीं दी थी, टीवी अभी भी एक छोटा सा मेला जैसा हुआ करता था। शाम को बिजली ना कटे, एंटीना ठीक काम कर जाए और स्क्रीन पर चींटियां न दौड़ रही हों तो समझिए उस दिन आधी लड़ाई जीत ली। तब हमारे घर में शामें अक्सर एक ही तरह बीतती थी। दादाजी अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ जाते, टीवी पर न्यूज़ देखते। बाबा दिन भर की थकान उतारते हुए चाय पीते और मैं इंतजार में रहता रिमोट खाली होने के। उस वर्ष नेपाल की खबरें लगभग रोज ही न्यूज पर दिखाई देती थी। सालों के रक्त रंजित संघर्ष के बाद नेपाल का अघोषित शासन, माओवादियों का युग लगभग अपनी समाप्ति पर था। मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दादाजी नेपाल की खबरें कभी नहीं छोड़ते थे। उस शाम भी वही चल रहा था। टीवी पर काठमांडू की कोई खबर आ रही थी और मैं आधे मन से उसे देख रहा था। मेरा ध्यान कहीं और था। 2 दिन पहले ही मैं एक शादी से लौटा था। गांव से एक दीदी का विवाह हुआ था और मैं, उनका मुंह बोला भाई, उनके 2 सगे भाइयों के साथ उन्हें पहुंचाने उनके ससुराल गया था। महाकाली नदी के उस पार बैतड़ी। हमारे इलाके में ये कोई असाधारण बात नहीं थी। पिथौरागढ़ और बैतड़ी के परिवारों में पीढ़ियों से रिश्ते होते आए थे। किसी की बेटी उस पार ब्याही जाती तो किसी का बेटा उस पार अपना दिल हार आता। इसलिए जब बारात हमारे गांव से वापस निकली थी तो किसी ने यह नहीं कहा था कि हमें नेपाल जाना है। बस सब यही कह रहे थे, अरे जरा बैतड़ी तक जाना है। शादी के दौरान मैंने अपने गांव में कुछ लोगों को दिल्ली में हो रहे बदलावों के बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन किसी को भी वहां की राजनीति की विशेष चिंता नहीं थी। बाद में मुझे लगा शायद वही हाल महाकाली के दूसरी तरफ काठमांडू का भी था। बैतड़ी के बुजुर्ग जिस आत्मीयता से पिथौरागढ़, कीड़ीहाट और झूलाघाट का जिक्र कर रहे थे, उसी सहजता से शायद ही किसी ने काठमांडू का नाम लिया हो। वहां से लौटने के बाद कई लोगों ने मुझसे एक ही प्रश्न पूछा, कैसा लगा? और हर बार मेरे मुंह से लगभग एक ही उत्तर निकला था, अजीब बात है, लगा ही नहीं कि किसी दूसरे देश में गया था। उस शाम भी मैंने कुछ ऐसा ही कहा। दादाजी ने सुना शायद, लेकिन कुछ कहा नहीं। बाबा मुस्कुराए। क्यों, क्या उम्मीद थी तुम्हें? उन्होंने पूछा। देश की राजधानी नक्शे पर चाहे जितनी पास हो, पहाड़ों में वह अक्सर किसी गांव से कई दिनों की दूरी पर होती थी। और ये बात महाकाली के उस पार भी उतनी ही सच थी जितनी इस पार। पता नहीं, मैंने कंधे उचकाते हुए बाबा से कहा, बस बचपन से किताबों में पढ़ा था कि नेपाल अलग देश है, लेकिन वहां जाकर लगा नहीं। लोग भी वैसे ही, देवी देवता भी लगभग वही, खाना भी वैसा ही और भाषा भी। भाषा शब्द सुनते ही बाबा के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। आखिर संस्कृत के टीचर जो थे, भाषा पर कोई टिप्पणी हो और उनके पास जोड़ने के लिए कुछ रोचक तथ्य न हो
यह संभव नहीं था। देखो, भाषा बोली की जहां तक बात है, तो बैतड़ी और पिथौरागढ़ दोनों की स्थानीय पहाड़ी भाषाएं लगभग एक ही हैं। यूं समझो कि एक ही भाषा के दो रूप, इंग्लैंड की अंग्रेजी और अमेरिका की जैसे, जिनका मूल बिल्कुल एक है, लेकिन छोटे छोटे अंतर भी हैं, बस सतही अंतर। हमारी बात सुनकर दादाजी हल्के से हंसे। उनकी हंसी हमेशा कुछ मतलब लिए होती थी। मैंने उनकी ओर देखा। वे अब भी टीवी की ही तरफ देख रहे थे। यही छोटे छोटे सतही अंतर कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच के अंतर जितने बड़े भी हो सकते हैं। उन्होंने टीवी से नजर बिना हटाए कहा। मतलब? मैंने पूछा। उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। टीवी पर समाचार वाचक नेपाल की बदलती राजनीति के बारे में कुछ बता रहा था। दादाजी कुछ क्षण चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, नेपाल जब जब बदलता है, मुझे एक पुरानी बात याद आ जाती है। इस साल भी एक अघोषित शासन का अंत हो रहा है, और उस साल भी बहुत बहुत साल पहले, शायद मैं तुम्हारी उम्र का था तब भी एक अघोषित शासन का अंत हुआ था। एक 100 साल पुराने शासन का। दादाजी ने कहते हुए रिमोट का एक बटन लगातार कई बार दबाया, और टीवी की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। तब उन्होंने मेरी ओर देखा। उनका अपने पसंदीदा टाइम पास यानी कि टीवी न्यूज को इग्नोर करना, यह संकेत था कि एक कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। शायद एक बहुत पुरानी कहानी, दो सहोदर शहरों से जुड़ी हुई, दो अलग अलग देशों से जुड़ी हुई, जहां कुछ बड़े बड़े बदलाव थे और कुछ छोटे छोटे अंतर भी। कमरे में थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है मेरी माँ का मायका, मतलब मेरा मामा घर कहाँ हुआ करता था? मैंने सिर हिलाया। मेरी परदादी के समय बैतड़ी और पिथौरागढ़ में शादी विवाह होना आज से भी कहीं ज्यादा आम बात थी, लेकिन शायद पहली बार मैंने उसके बारे में याद करते हुए सोचा। दादाजी आगे बोले, महाकाली नदी ने लोगों को जितना अलग किया है, उससे कहीं ज्यादा उसने उन्हें जोड़ा भी है। आज लोग नक्शे देखते हैं, फिर रिश्ते खोजते हैं। हमारे समय में पहले रिश्ते दिखाई देते थे, नक्शे बाद में। उन्होंने खिड़की के बाहर अंधेरे की ओर देखा। पिथौरागढ़ में किसी का मामा बैतड़ी में था, बैतड़ी में किसी की बेटी पिथौरागढ़ में ब्याही हुई थी। हम लोगों के लिए नदी के उस पार रिश्तेदार रहते थे, विदेशी नहीं। दादाजी ने आगे बोलने से पहले गहरी सांस ली, जैसे किसी पुरानी याद की गहराई में उतर रहे हों। फिर बोले, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब भी नेपाल बदल रहा था। जो गिने चुने रेडियो जिले में थे, उन पर रोज खबरें आती थी। कहा जा रहा था कि नेपाल में बड़ा उलटफेर होने वाला है, शाह राजवंश वापस आने वाला है 100 साल बाद। फिर वे अचानक सोचते हुए बोले, लेकिन सच बताऊं, बैतड़ी के लोगों को उसकी उतनी चिंता नहीं थी। क्यों दादाजी? मैंने पूछा। दादाजी ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि बैतड़ी काठमांडू से उतना ही दूर था जितना पिथौरागढ़ दिल्ली से।
कमरे में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन दादाजी नहीं हंसे। वे अभी भी कहीं दूर देख रहे थे, बहुत दूर, शायद पिछली आधी शताब्दी से भी दूर। फिर उन्होंने धीरे से कहा, नेपाल और भारत में हो रहे उन बदलावों के बीच उसी समय मुझे पहली बार अकेले बैतडी जाना पड़ा। अकेले? कुछ खास जरूरत रही होगी? मैंने पूछा। तुम्हारी परदादी की बीमारी के लिए? मैं कुछ और पूछता, उससे पहले उन्होंने अगला वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जिसने कमरे की सारी बातचीत रोक दी। और उस यात्रा में मेरी जिंदगी और मौत के बीच अगर कुछ खड़ा था तो बस एक सतही अंतर, जो कहने को बहुत छोटा था, लेकिन जिसका असर जिंदगी और मौत के बीच के फर्क जितना बड़ा था। एक शब्द का फर्क। मैंने सोचा शायद मैंने कुछ गलत सुना। एक शब्द? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, एक शब्द। कौन सा शब्द? मैंने पूछा। दादाजी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने धीरे से अपनी ऐनक उतारी, मेज पर रखी और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गए। कुछ पलों तक वे चुप बैठे रहे, फिर बोले, ये बात बहुत पुरानी है। उन्होंने एक लंबी सांस ली। मैं शायद तब उतनी ही उम्र का रहा होऊंगा जितने बड़े तुम आज हो, और दशकों पहले के उस दिन भी खबरों में नेपाल के ही समाचार ज्यादा थे जैसे आज हैं। बरसों बाद बना कोई संयोग शायद दादाजी को उनके लड़कपन की किसी ऐसी याद में ले जा रहा था जहां रहस्य की गुत्थी भाषा की किसी कुंजी से खुलनी थी, और दादाजी के शब्दों के साथ हम भी उसी याद में समा रहे थे, धीरे धीरे। इसके आगे जो कुछ है वह दादाजी के शब्दों में वैसा ही है जैसा उन्होंने हमें सुनाया था। ये आकाशवाणी है। अब आप समाचार सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में नेपाल से मिल रही खबरों के अनुसार महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव अपने पुत्र युवराज महेंद्र तथा नन्हे राजकुमार वीरेंद्र सहित काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में आश्रय लेने के पश्चात भारत सरकार के विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए आशा प्रकट की है कि वहां शीघ्र ही शांति और स्थिरता स्थापित होगी। नेपाल की घटनाओं पर भारत सरकार निकट दृष्टि बनाए हुए है। यह समाचार समाप्त हुआ। उस सुबह रेडियो पर आ रही खबर को मेरे किशोर मस्तिष्क ने बस सुना, समझा नहीं। मुझे याद है क्योंकि उस समय मैं जहां था वहां रेडियो सुनने नहीं गया था। फिर भी उसके कुछ शब्द मेरे मन में अटक गए थे। दिल्ली, काठमांडू, नेपाल, राणा शासन, राजा त्रिभुवन। उन नामों का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं था। उस समय मेरी दुनिया बहुत छोटी थी। मेरी दुनिया में बस दो बातें थी, मेरी माँ की बीमारी और डॉक्टर बेकर। माँ को वह चर्म रोग कब से था ये मुझे ठीक ठीक याद नहीं, शायद कई वर्षों से। बचपन से ही मैंने उन्हें कभी जड़ी बूटियां पीसते देखा था तो कभी किसी बुजुर्ग की बताई हुई घरेलू औषधि आजमाते। तभी लगता बीमारी ठीक हो रही है, फिर कुछ सप्ताह बाद वही समस्या लौट आती। उन दिनों हमारे इलाके में ही नहीं, पूरे पिथौरागढ़ में डॉक्टर का मतलब लगभग एक ही नाम था, डॉक्टर एलिजाबेथ बेकर। लोग बताया करते थे कि भारत की आज़ादी के दौरान डॉक्टर बेकर अपने पति आर्किटेक्ट लॉरी बेकर के साथ पिथौरागढ़ घूमने आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई।
शहर के ठीक ऊपर की चंडाक पहाड़ियों में उनका घर था। लोग कई कई दिन पैदल चलकर उनके पास पहुंचते थे, कोई बुखार लेकर, कोई टूटी हड्डी लेकर, कोई सांप के काटने का इलाज कराने, और कोई केवल यह उम्मीद लेकर कि शायद डॉक्टर साहिबा कुछ कर पाए। उस सुबह मैं माँ के साथ फिर उनके अस्पताल पहुंचा था। अस्पताल बस कहने को अस्पताल था, लेकिन आज के लोगों की कल्पना जैसा नहीं। पत्थर की दीवारें, ढलानदार छत, बरामदे में लकड़ी की कुछ बेंचें, और उन बेंचों पर बैठे लोग जिनके चेहरों पर बीमारी से अधिक लंबी पैदल यात्रा की थकान दिखाई देती थी। कुछ लोग सुबह से बैठे थे, कुछ शायद पिछली शाम से। मैं माँ के साथ बरामदे की एक बेंच पर बैठा था। भीतर कहीं वही रेडियो चल रहा था। कभी समाचार, कभी खड़खड़ाहट, कभी आवाज साफ आती, कभी लगता रेडियो की खड़खड़ाहट की तरह ही नेपाल और दिल्ली के बीच कोई तूफान चल रहा हो। माँ चुप थी, मैं भी चुप था। हम दोनों कई बार यहां आ चुके थे, इसलिए उम्मीद और निराशा के बीच का अंतर अब उतना साफ नहीं रह गया था। कुछ देर बाद भीतर से एक सहायक ने आकर हमारा नाम पुकारा। हम कमरे में पहुंचे। डॉक्टर बेकर ने माँ को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर अभिवादन किया, लेकिन उनकी आंखों में वह उत्साह नहीं था जो पहले कभी हुआ करता था। उन्होंने माँ का हाथ देखा, फिर बाह, फिर गर्दन के पास की त्वचा। कुछ प्रश्न पूछे, कुछ नोट लिखा। कमरे में कुछ पलों तक केवल कागज पर चलती पेंसिल की आवाज सुनाई देती रही। अंततः उन्होंने पेंसिल रख दी। माँ ने उनकी ओर देखा। डॉक्टर बेकर ने भी माँ की ओर देखा। कभी कभी डॉक्टरों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनका चेहरा पहले ही बहुत कुछ बता देता है। माँ ने धीमे स्वर में कहा, डॉक्टर साहिबा, एक बात सोच रही थी। कहो। महाकाली पार बैतड़ी में मेरे मायके के गांव में एक वैद्य हैं। डॉक्टर बेकर चुपचाप सुनती रही। लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसे चर्म रोगों का अनुभव है। कमरे में कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर माँ ने जोड़ा, सोच रही थी उनसे भी एक बार दवा मंगवा ली जाए। मेरी माँ जब भी अपने गांव की बात करती थी, उनकी आवाज बदल जाती थी। उसमें एक अलग ही विश्वास आ जाता था, जैसे किसी स्थान पर नहीं, किसी स्मृति पर भरोसा हो। डॉक्टर बेकर ने कुर्सी की पीठ से टिकते हुए कुछ सोचा, फिर बोली, ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। माँ के चेहरे पर हल्की आशा दिखाई दी, लेकिन डॉक्टर बेकर की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने माँ की तरफ से नजर हटाकर एक क्षण बरामदे में रखे बड़े से रेडियो की तरफ देखा, फिर मेरी ओर देखा, फिर खिड़की के बाहर नीचे दूर घाटी में पिथौरागढ़ शहर की ओर। उसके बाद बोली, लेकिन अभी आजकल। माँ समझ गई उनका आशय किस ओर है। बरामदे में रखा रेडियो फिर कुछ समाचार सुना रहा था। नेपाल, दिल्ली, काठमांडू, राणा शासन, राजा, राजनीति, वही सब। डॉक्टर बेकर बोली, तुम तो ऐसे में जा नहीं सकोगी। ऐसे समय में लड़के को अकेले भेजना ठीक होगा? काठमांडू में जो उथल पुथल चल रहा है, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। माँ पहली बार मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान
जो केवल पहाड़ की स्त्रियां मुस्कुरा सकती हैं जब उन्हें पता हो कि सामने वाला बात समझ रहा है लेकिन पूरी बात नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहिबा, बैतड़ी काठमांडू से उतना ही दूर है जितना पिथौरागढ़ दिल्ली से। डॉक्टर बेकर कुछ नहीं बोली। माँ ने आगे कहा, या यूं कहें कि बैतड़ी और पिथौरागढ़ उतने ही आपस में करीब हैं जितने काठमांडू और दिल्ली से दूर। राजधानियों ने जरूर हमें अलग किया है, पहाड़ों ने नहीं। कमरे में कुछ क्षणों तक फिर सन्नाटा रहा। बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बरामदे में कोई खांसा। रेडियो पर फिर खड़खड़ाहट हुई और मुझे पहली बार लगा कि शायद सचमुच मुझे अकेले बैतड़ी जाना पड़ेगा। लेकिन उस समय मुझे यह नहीं मालूम था कि उस यात्रा में न मैं अकेला होऊंगा और न उसे कभी भूल सकूंगा। डॉक्टर बेकर के यहां से आने के बाद घर में 2-1 दिन तक कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि चर्चा करने लायक कुछ था ही नहीं। मां बैतड़ी जा नहीं सकती थी, वैद्य जी को बुलाया नहीं जा सकता था और बीमारी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि अब किसी नए उपाय को आजमाने में कोई हानि भी नहीं थी। इसलिए अंततः यही तय हुआ कि मैं जाऊंगा। मुझे याद है, यह सुनकर मैं जितना घबराया था उससे कहीं ज्यादा उत्साहित भी था। उन दिनों पहाड़ में 13-14 साल का लड़का कई बार घर के कामों में पूरा आदमी माना जाने लगता था। विकास कम था, मैच्योरिटी ज्यादा थी। मैं पहले भी अकेले आसपास के गांवों तक गया था, लेकिन महाकाली पार बैतड़ी तक की यात्रा पहली बार करने वाला था। उन दिनों यात्राएं पैदल ही हुआ करती थी। कई सालों में एक बार जाना होता था। मां पिछली बार कब गई थी उन्हें खुद याद नहीं था। मैं तो शायद पहले कभी गया ही नहीं था, होश संभालने के बाद तो नहीं। मां ने वैद्य के नाम मुझसे एक चिट्ठी लिखवाई। मैंने कुछ लक्षण लिखे, कुछ पुरानी दवाओं का जिक्र किया, मेरा नाम, उनका नाम और अंत में उस नाम के नीचे उन्होंने अपने मायके के इष्ट देवताओं के बारे में लिखा, जैसे वैद्यराज का उन्हें उनके मायके के लोगों को पहचानने का सबसे बड़ा माध्यम वे रक्षक देवी देवता ही रहे हों। मुझे ये बात थोड़ा अजीब लगी। स्कूल में मेरे टीचर्स ने पत्र लेखन का जितना अभ्यास कराया था उसमें ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा था। लेकिन मां ने जैसे मुझे लगभग जिद करके वो लाइन लिखवाई, जैसे अपनी दवा से ज्यादा मेरी फिक्र हो उन्हें। यात्रा से एक दिन पहले उन्होंने मुझे कई बार समझाया कहाँ रुकना है, किस रास्ते से जाना है, किन गांवों में परिचित लोग मिल सकते हैं और सबसे ज्यादा चिट्ठी को संभाल कर रखना है। मैंने हंसकर कहा, मां मैं चिट्ठी देने जा रहा हूं या दवा लेने? मां भी मुस्कुरा दी, लेकिन चिट्ठी उन्होंने फिर भी मेरे झोले के सबसे सुरक्षित हिस्से में रखवाई। अगली सुबह मैं निकल पड़ा। उन दिनों पिथौरागढ़ से जुलाघाट तक कोई मोटर सड़क नहीं थी। रास्ता पैरों से नापा जाता था। किसी को 2 दिन लगते, किसी को 3। यह आदमी की उम्र, ताकत और मौसम पर निर्भर करता था कि उसे कितने दिन लगेंगे। मैंने भी वही किया जो उन दिनों हर यात्री करता था। चलता रहा। जहां शाम हुई वहीं किसी गांव में रात काट ली। सुबह फिर चल पड़ा। रास्ते में मुझे व्यापारी मिले, खच्चरों के साथ चलते लोग मिले, कुछ ऐसे लोग भी मिले जो महाकाली पार अपने रिश्तेदारों से मिलके वापस आ रहे थे। किसी को यह अजीब नहीं लगता था। नदी सीमा जरूर थी, लेकिन केवल नक्शे में, लोगों की जिंदगी में नहीं। दूसरे दिन दोपहर बाद पहली बार मुझे दूर नीचे चमकती हुई वो दिखाई दी, महाकाली। बचपन से उसका नाम सुनता आया था।
लेकिन उसे उस रूप में पहली बार देख रहा था। पेड़ों से लदे हरे पहाड़ों के बीच मटमैले से पानी की एक लंबी लकीर जैसी शाम की मध्यम पीली रोशनी में चमकती हुई, बल खाती, उफनती, चट्टानों को चीरती। शायद ये उसका मटमैला रंग और भयानक बहाव ही था जिसने उसे काली या महाकाली नाम दिया था। उस समय तक मेरी थकान जैसे गायब हो गई। मुझे पता था कि अब झूलाघाट दूर नहीं है। शाम ढलने से कुछ पहले मैं झूलाघाट पहुंच ही गया। आज के लोगों को यह सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन उस समय वहां सीमा चौकी जैसी कोई चीज नहीं थी। न किसी ने मेरा नाम पूछा, न कोई कागज देखा, न किसी ने रोका। महाकाली पर बना हुआ झूला पुल हमारे लिए किसी दूसरे देश का द्वार कम और रिश्तेदारों के आंगन का रास्ता ज्यादा था। मैं कुछ देर पुल के पास खड़ा रहा। नीचे नदी बह रही थी। पुल हवा के साथ बहुत हल्का सा हिल रहा था। उस पार बैतड़ी थी, माँ का मायका, वैद्य का गांव और मेरी यात्रा का असली उद्देश्य। माँ के कहे अनुसार मैंने दोनों तरफ के देवी देवताओं को मन ही मन याद किया, झोले को कंधे पर ठीक किया और पुल पर कदम रख दिया। पश्चिम में शाम की लालिमा धीरे धीरे फैलने लगी थी। कुछ ही मिनटों बाद मैं महाकाली के दूसरे किनारे पर था। मुझे इस समय क्या पता था कि असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि पुल पार करने के थोड़ी ही देर बाद एक ऐसा मोड़ मेरे सामने आने वाला था जो मेरे रास्ते का ही नहीं, जिंदगी का मोड़ साबित होने वाला था, और जिसे आज तक मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया।